हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे सहायक संधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सहायक संधि क्या है? हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल की गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसे बात करें तो विशेष रूप से जो हमारे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली थे, जिन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1798 से 1805 ईस्वी तक, उन्होंने बड़े पैमाने पर लागू किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने जो हमारी सहायक संधि है इसे बड़े पैमाने पर लागू किया था। अब हम बात करेंगे सहायक संधि की विशेषताओं के बारे में, ये क्या है और ये कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करें। तो सहायक संधि की मुख्य विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले इसमें बात करें तो सुरक्षा का भार, मतलब जिस भी रियासत के साथ सहायक संधि की जाती थी, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस भी रियासत के साथ, जिस भी भारतीय रियासत के साथ सहायक संधि करती थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे आ जाती थी? अंग्रेज अपने ऊपर ले लेते थे कि उस रियासत की रक्षा या सुरक्षा कौन करेगा? अब अंग्रेज करेंगे। इसका मतलब है था कि रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। अब सारी सेना की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अंग्रेज उठाएंगे। भुगतान की बात करें तो ये जो सुरक्षा दे रही थी अंग्रेज या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस सुरक्षा के बदले में बड़ी रियासतें अंग्रेजों को उनकी सेना के रखरखाव के लिए भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा देती थी, जबकि छोटी छोटी रियासतें तो क्या करती थी? धन का भुगतान किया करती थी। विदेशी मामलों की बात करें तो देशी रियासतों को अपने विदेशी मामले अंग्रेजों को सौंपने पड़ते थे। यदि कोई भी रियासत अंग्रेजों से सहायक संधि करती थी, तो वो क्या करते, उनको क्या करना होता था? उनको अपने विदेशी मामले किनको सौंपना पड़ता था? अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था। वे किसी अन्य यूरोपीय शक्ति या फिर किसी अन्य भारतीय रियासत के साथ सीधे सीधे संबंध नहीं रख सकते थे, न ही उनके साथ कोई संधि कर सकते थे। ये भी आप याद रखेंगे। फिर रेजिडेंट की उपस्थिति की बात करें तो संधि करने वाली हर रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि, मतलब रिप्रेजेंटेटिव रहता था, जिसे क्या कहते थे? जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। रेजिडेंट की बात करें तो रेजिडेंट का मुख्य कार्य क्या था? रियासत के आंतरिक मामलों पर नजर रखना और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करना। ये किसका कार्य था? रेजिडेंट का। अब हम देखेंगे सहायक संधि हो गई, सहायक संधि की विशेषताएं देख ली। अब सहायक संधि के कारणों की बात करें, सहायक संधि क्यों की जाती थी? अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रणाली को कई रणनीतिक और या फिर हमारे और राजनीतिक कारण है उनके कारण उनको लागू किया था। जैसे सबसे पहला था, अंग्रेजों को नेपोलियन के आक्रमण का डर था। अंग्रेजों को फ्रांसीसी शासक थे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके भारत पर संभावित आक्रमण का डर था कि कहीं नेपोलियन भारत पर आक्रमण ना कर दे। वे अपनी शक्ति को मजबूत करके किसी भी बाहरी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहते थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह हर तरह से कोशिश कर रही थी कि जब नेपोलियन आक्रमण करे तो वह इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो नेपोलियन का सामना कर सके। इसलिए उसने क्या किया? सहायक संधि करना शुरू कर दिया। फिर भारतीय रियासतों का संगठन बनाने का भय। भारत में क्या मराठों को छोड़ के कोई अन्य बड़ी शक्ति उस समय बची नहीं थी जो अंग्रेजों से सीधा संघर्ष या लड़ाई कर सके। हालांकि बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय रियासतों के आपस में संगठित होने का डर था कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं, कहीं जुड़ के एक बहुत बड़ा संघ ना बना ले और संघ बना के कहीं वो अंग्रेजों से युद्ध या संघर्ष ना करे, जो भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकती थी। सहायक संधि ने इस संभावना को बिल्कुल भी खत्म कर दिया कि अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सहायक संधि की एक शर्त ये भी थी कि वे आपस में किसी भी रियासत से कोई भी संधि नहीं कर सकते। फिर सैनिक आधार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य शक्ति और नियंत्रण का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन वो भी कैसे? बिना किसी खर्चे के। तो सहायक संधि ने उन्हें भारतीय रियासतों के खर्चे पर एक बड़ी सेना रखने का अवसर दे दिया था। फिर राजनीतिक स्थायित्व की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक स्थापित राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी तब तक। अब वह क्या है? स्थायित्व प्राप्त करना चाहती थी। क्यों? कि अब राजनीतिक शक्ति तो बन गई थी, अब वह स्थायित्व प्राप्त करना चाहती थी। बात करें सहायक संधि की तो सहायक संधि ने उन्हें क्या है? भारतीय रियासतों पर नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। अब हम बात करें सहायक संधि की तो सहायक संधि करने वाली प्रमुख प्रमुख रियासतें कौन कौन सी थी उनकी बात करें तो कई भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। कुछ प्रमुख रियासतें और उनकी संधि के वर्ष निम्न प्रकार है। बात करें कौन कौन से। पहली रियासत आती है हमारी हैदराबाद रियासत 1799 में। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाली सबसे पहली बड़ी रियासत थी। हालांकि कुछ में ये 1798 में मिलता है, लेकिन नॉर्मली सभी जगह 1799 में हैदराबाद रियासत ने सहायक संधि स्वीकार की थी। फिर मैसूर रियासत ने 1800 में, तंजौर रियासत में 1800 में,
अवध की बात करें तो 1801 और पेशवा की बात करें तो 1802 में, जो हमारे बसीन की संधि के माध्यम से पेशवा मराठा है वो सहायक संधि करते हैं। राजस्थान में लगभग 1818 तक आते-आते 1-2 रियासतों को छोड़ के सभी रियासतों ने क्या किया था, सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, राजस्थान की भी। अब बात करेंगे सहायक संधि की, तो सहायक संधि करने से कंपनी को क्या-क्या लाभ हुए थे, जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको क्या लाभ हुए थे? तो सहायक संधि अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई थी। जैसे पहला बात करें तो साम्राज्य का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद मिली थी। इससे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य बढ़ाने में मदद मिली। क्यों? क्योंकि रियासतों के द्वारा दी गई जो भूभाग है, उस पर कंपनी का सीधा संप्रभु अधिकार हो जाता था। क्यों? क्योंकि सैन्य शक्ति रखने के बदले, साथ ही साथ सुरक्षा देने के बदले, जो रियासतें क्या होती थी, कुछ भूमि का टुकड़ा अंग्रेजों को दिया करती थी, और जो भूमि का टुकड़ा अंग्रेजों को दिया जाता था, उन भूमि के टुकड़े पर जो अंग्रेज थे, उनका संप्रभु अधिकार हो जाता था। इससे क्या है, उनका साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। फिर भारतीय खर्चे पर सेना। अंग्रेज क्या भारतीय खर्चे पर एक बड़ी और प्रशिक्षित सेना तैयार करने में सफल रहे थे। जिससे क्या हुआ, उनके सैन्य बजट पर कोई दबाव नहीं पड़ा था। सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जा की बात करें तो कंपनी का सामरिक महत्व भी सभी स्थानों पर कब्जा या अधिकार हो गया था। बात करें कंपनी का जितने भी सामरिक महत्व का मतलब, जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वाली जगह थी, जैसे राजस्थान में अजमेर था, दिल्ली है, तो कुर्ग है, कछार है, कलकत्ता है, तो ऐसे करके मद्रास है, बॉम्बे है। तो देश के अंदर जितनी भी खास-खास जगह है, मतलब जो सामरिक जगह है, उन सभी जगहों पर क्या है, हमारे अंग्रेजों का कब्जा या फिर अधिकार हो गया था। जिससे क्या उनकी सैन्य शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। फिर रियासती जो संगठन है, उनको बनाने का भय खत्म हो जाता है। मतलब भारतीय रियासतों ने क्या किया, अपने विदेशी सारे मामले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे, जिससे उनके आपस में संगठन बनाने का डर समाप्त हो गया था। फिर फ्रांसीसियों का भय समाप्त। सहायक संधि के कारण क्या रियासतें अंग्रेजों से पूछे बिना किसी भी विदेशी शक्ति, खासकर फ्रांसीसी को अपनी सेवा में नहीं रख सकती थी, जिससे फ्रांसीसी का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इससे पहले जो हमारा जो मैसूर रियासत थी, जिसमें हमारे टीपू सुल्तान थे, वो हमारे जो फ्रांसीसी थे, उनको अपनी सेना के अंदर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन सहायक संधि के कारण क्या होता है, यह प्रभाव होता है कि हमारे किसी भी विदेशी या फिर यूरोपीय कह सकते हैं, उनको अपनी सेवा में नहीं रखा जा सकता था। बात करें हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय विवादों के मध्यस्थ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सभी भारतीय रियासतों के आपसी जो विवादों थे उनके मध्य मध्यस्थ बन जाती थी। मतलब कभी भी दो रियासतों के बीच में लड़ाई होती थी, तो आपस में कुछ नहीं करते थे, वो दोनों अंग्रेजों के पास जाते थे, अंग्रेज दोनों को शांत किया करते थे, मतलब मध्यस्थ का काम करते थे, जिससे उनकी राजनीतिक धाक और बढ़ गई, मतलब मध्यस्थ की तरह काम करने लगी। फिर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। प्रत्येक रियासत में अंग्रेज क्या करते थे, अपना एक रेजिडेंट रखा करते थे, और रेजिडेंट क्या होता था, भले ही औपचारिक रूप से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा करता था। ये कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा कि ये रेजिडेंट रखेंगे आपकी रियासत में, और वह आपकी आंतरिक जितने मामले होंगे उनमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यवहार में रियासतों के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता था, कि मतलब हो सकता है कि है ना, औपचारिक रूप से तो वो हस्तक्षेप ना करे, लेकिन व्यवहारिक रूप में मतलब बार-बार टोकना-टाकनी, इन मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहता था, जिससे क्या होता था, रियासतों की स्वायत्ता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो बार-बार कहता था यदि ऐसा किया तो मैं अंग्रेजों को कह दूँगा, वैसा किया तो मैं अंग्रेजों को कह दूँगा। फिर बात करें हमारी युद्ध क्षेत्रों को दूर करना, क्या युद्ध क्षेत्र को दूर करने की बात करें, कंपनी के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कलकत्ता, बंगाल, मद्रास, इनको क्या है, युद्ध क्षेत्रों से दूर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सहायक संधि वाली जितनी भी रियासतें थी, बाहरी हमलों को झेलने वाली पंक्ति में बन गई थी। अर्थात कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो इसमें जैसे ये बंगाल है हमारा, और जितने भी जैसे ये मद्रास है, ठीक है? ये मद्रास है, बंगाल है, ये कलकत्ता है। ये वाला जो शुरुआत में जो अंग्रेजों का एरिया था, जहाँ अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया था, और सहायक संधि वाले क्षेत्र कौन से थे? सहायक संधि वाले क्षेत्र थे हमारे ये वाले, ये वाले सहायक संधि वाले क्षेत्र थे, बीच वाले। तो इन्होंने क्या किया, इनसे सहायक संधि की कि यदि कभी भी पंगा भी होता है ना, तो कोई भी राज्य इधर से इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर प्रॉपर क्या है, अंग्रेजों का साम्राज्य था। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह देख लिया, सहायक संधि वाली रियासतें क्या करती थी, बाहरी हमलों को झेलने वाली एक तरह से पंक्ति बन गई थी, कि पहले यदि हमला होगा तो सहायक संधि वाली रियासतों पे होगा, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी रियासतों पे बाद में होगा। बात करें हमारे भारतीय हुँ, जो हमारी भारतीय रियासतें हैं, इनको सहायक संधि से कौन-कौन सी हानियाँ हुई थी उसकी बात करें, तो सहायक संधि भारतीय रियासतों के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी साबित हुई थी। जैसे हमारी स्वतंत्रता का बलिदान।
भारतीय राजाओं मतलब रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता को बेच के सुरक्षा खरीदी थी। वे अब क्या नाम मात्र के शासक बन के रह गए थे। फिर बात करें अयोग्य शासकों का संरक्षण की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अनेक अयोग्य और विलासितापूर्ण शासकों को संरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि वे क्या कठपुतली की तरह कार्य करते थे, जिससे क्या है जनता का शोषण बढ़ गया था। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी में जो भुवन मतलब आमिर खान राजा जी से कहते हैं कि राजा जी आप हमारा लगान माफ करवा दीजिए। फिर राजा जी क्या कहते हैं? राजा जी ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं क्या अंग्रेजों की कठपुतली हूँ। तो उसे ही देख सकते हैं कि वहाँ क्या है, सभी रियासतों में अयोग्य शासकों का संरक्षण बढ़ जाता है और राजा क्या होते हैं, कठपुतली बन जाते हैं अंग्रेजों की। और इससे क्या था, जनता का शोषण बढ़ जाता है। और कैसे? क्योंकि अब तुम्हें दुगना नहीं तिगुना लगान देना होगा। तो वही है, जनता का शोषण इससे बढ़ता है। बात करें राजाओं की विलासिता में वृद्धि। क्या राजाओं की विलासिता में वृद्धि की बात करें, तो सुरक्षा की गारंटी मिलने से क्या है, राजाओं को अपनी सेना में के रख-रखाव और शासन पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं थी, जिससे उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली में वृद्धि होती है। फिर सत्ता के 2 केंद्रों की बात करें, तो रियासत में सत्ता के 2 केंद्र बन जाते हैं। एक तो राजा, जो एक शासन क्या था, नाम मात्र का, और एक होता था रेजिडेंट, जो वास्तविक शक्ति धारक होता था। मतलब जिसकी चलती थी, वो तो हमारा रेजिडेंट होता, और एक कठपुतली सरकार, वो हमारी राजा होता था। इससे क्या प्रशासन में भ्रम और अक्षमता आ जाती है, कि प्रशासन को समझ नहीं आ रहा था कि हमें किसकी बात माननी है और किसकी नहीं। फिर रेजिडेंट का हस्तक्षेप की बात करें, तो रेजिडेंट आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करता था, जिससे क्या राजाओं की जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी वो लगभग समाप्त हो जाती है। और आर्थिक दिवालियेपन की बात करें, तो कई भारतीय राजा जो हमारी सुरक्षा के बदले जो पैसा दिया करते थे, इसकी वजह से आर्थिक दिवालियेपन के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाने वाला धन या फिर भूमि क्या है, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। फिर किसान विद्रोह की बात करें, तो जब राजाओं ने बढ़ी हुई वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भू राजस्व बढ़ाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है राजाओं को। क्यों? क्योंकि राजा अपने खर्चे के लिए, साथ ही साथ कंपनी को देने के लिए तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, तो राजाओं को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो वो क्या करता था, वो भू राजस्व को कभी भी बढ़ा दिया करता था। इसी वजह से किसानों ने विद्रोह कर दिया और सामाजिक रूप से अशांति बढ़ी रही। इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास का एक टॉपिक जो सहायक संधि थी, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।